गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो आपको कुछ ही दिनों में बेटा एक टेस्ट होने वाला है। हमने चैप्टर 6 तक अपने चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, सिलेबस है ना। तो अब काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो हम आपका टेस्ट लेंगे दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 1 to 6। चैप्टर 1 से 6 तक का आपका एक टेस्ट होगा, तो आपको टेस्ट प्रिपेयर करना है। अभी 3 दिन आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। आपको उसको रिवाइज करना है। आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपका छूट गया था, आप ये चीज़ कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारी क्लासेस छूट गई हैं, हमको उसकी वीडियोस नहीं मिल रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आपको मैं आपको ये चैप्टर जो है एक बार छोटे मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो समझा दूंगी। तो मैं आपका चैप्टर 1 से 6 तक का दोबारा एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी डाउट्स हैं आप अभी पूछेंगे मुझसे, है ना। आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछेंगे और आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है। एक दिन में हम 2 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, ओके। तो आज से हम चैप्टर 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारा ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री, है ना। ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री में वी स्टडीड अबाउट द फैमिली। हमने अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा कि हम किस तरीके से अपनी फैमिली से रिलेटेड रहते हैं, अपनी फादर की फैमिली से, अपनी मदर की फैमिली से किस तरीके से रिलेटेड रहते हैं। तो हम अपनी हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हम 2 साइड की फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। एक होती है हमारी पैटर्नल फैमिली और दूसरी होती है हमारी मैटरनल फैमिली। बेटा पैटर्नल फैमिली होती है जो हमारी फादर की फैमिली होती है, जैसे हमारे ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, दादा हैं, दादी हैं, ठीक है, पापा हैं, मम्मी हैं, उसके बाद आपके चाचा चाची हैं, बुआ हैं, बुआ जी हैं, ताऊ जी ताई जी हैं, उनके बच्चे हैं। तो ये सब आपके पैटर्नल पेरेंट मतलब पैटर्नल फैमिली होगी। मैटरनल फैमिली में आपके आ जाएंगे बेटा मैटरनल फैमिली में आपके आएंगे जो मदर की फैमिली है, जैसे आपके मामा मौसी जी, नाना नानी, ये सारे लोग, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन। बेटा माइग्रेशन में आपका क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि देयर आर मेनी नीड्स, हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं और हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए या फिर वेरियस पर्पसेस की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से वी नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ना। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सेटल होते हैं, दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं। अब कुछ भी पर्पस हो जाता है, हो सकता है, चाहे दे नीड हायर एजुकेशन, मतलब उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए थी इसलिए वो अच्छी जगह पे जाके रहने लगे, या फिर उनको अच्छी जॉब चाहिए थी तो वो अच्छी जगह पे जाके रहने लग गए, या उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए थी। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। व्हेन एनी पर्सन, जब कोई एक पर्सन सेटल डाउन होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, ठीक है। when people have to move from one place to another to settle, इसको बोलते हैं हम माइग्रेशन। और जो माइग्रेट हुआ है, जो इंसान माइग्रेट हुआ है उसको हम बोलते हैं माइग्रेंट, ठीक है। ये हुआ अबाउट माइग्रेशन। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए माइग्रेट होते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट होते हैं। बट देयर आर सम पीपल्स, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं विच आर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड चेंज देयर प्लेस। मतलब जिनको फोर्स किया जाता है कि तुम इस जगह से जाओ, इस जगह, मतलब किसी ना कोई ऐसी कंडीशन की वजह से कि मतलब वो जाना नहीं चाहते हैं लेकिन उनको जाना पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हेन एनी पर्सन इज फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड चेंज देयर प्लेस, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के रीजंस हो सकते हैं बेटा नेचुरल कैलामिटी, मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। अब अगर भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, आपको पहले से बता दिया गया कि इस जगह पे भूकंप आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, तो आपको फोर्सफुली, मतलब आप नहीं जाना चाहते हो फिर भी आपको उस जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। यस। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे साइक्लोन्स आ गए, साइक्लोन है, भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से अगर किसी इंसान को मूव करना पड़े तो हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रीज़न आपके हो सकते हैं मैन मेड कैलेमिटीज़, ठीक है। ये तो हुआ नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल कैलेमिटीज़ होते हैं जो नेचर की वजह से हुआ। मैन मेड कैलेमिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की वजह से, कोई बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आ गई, बहुत ही ख़राब कंडीशन आ गई जिसमें लोग बहुत मर रहे हैं, तो बेटा कैलेमिटीज़ का मतलब होता है जिसमें लाइफ की बहुत हार्म हो, ठीक है। मतलब लोगों का बहुत नुकसान हो, बहुत सारे लोग मर जाएं, प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हो। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं कि कैलेमिटी है। अब कैलेमिटी नेचुरल और मैनमेड दोनों हो सकती है। नेचुरल कैलेमिटी में हमने पढ़ा फेमाइन है, मतलब आंधी तूफान ये सब आ रहे हैं, ये इसमें हमारा बस नहीं है ना। आंधी हम तो नहीं ला रहे हैं, तूफान हम नहीं ला रहे हैं, तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। फिर मैनमेड कैलेमिटीज़ में आ जाएंगे आपके जो ह्यूमन बींग्स की वजह से कंडीशंस आती हैं, जैसे वॉर्स हैं,
युद्ध हुआ, कोई लड़ाई हुई, तो उसमें बहुत सारे लोग मरेंगे। तो इस कंडीशन में जब कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई, वहाँ पे इतना लड़ाई हो रही है कि किसी को देखा नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, लोगों को जगह छोड़ के जाना पड़ता है। लाइक अगर आप बात करें, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, वहाँ पे जब कंडीशन आती है वॉर की, तो सारे लोगों को वहाँ से जगह खाली कराई जाती है ना, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं बेटा, पॉलिटिकल पार्टीशन हो सकता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग किया गया था, तो वो पॉलिटिकल पार्टीशन की वजह से लोगों को जगह छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इंडिया के पाकिस्तान में रह रहे थे, तो उनको छोड़ के इंडिया आना पड़ा, इंडिया वाले लोगों को पाकिस्तान में जाना पड़ा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ओके। नाउ समटाइम्स क्या होता है, जो दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, मतलब दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो हमारी मतलब किसी और कंट्री में जाके अगर शेल्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब दूसरी जगह पर रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रिफ्यूजीज। ठीक है, समटाइम्स दिस सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री, सच पीपल्स आर नोन एज रिफ्यूजीज। ऐसे लोगों को रिफ्यूजीज बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो इंडिया में सेटल डाउन हो सकते हैं, होना चाहते हैं, मतलब सेटल डाउन होने आए हैं, तो ऐसे लोगों को हम रिफ्यूजीज बोलते हैं। उसके बाद मैनमेड इसके बाद थर्ड रीजन आपका हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो बेटा क्या होता है, जो भी आसपास के एरियाज हैं वो सब वहाँ पे डूबने का डर रहता है, कि मतलब वो जो गांव के गांव होते हैं वो डूब जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऑर्डर जारी करती है, जिस के लिए मतलब जो लोग होते हैं वहाँ के, उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है। हालांकि उनको दूसरी जगह मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होम्स अलाउ किए जाते हैं, मतलब उनको कंसेशन मिलता है, उस चीज़ का पैसा मिलता है, तो वो अपना जाके दूसरी जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फोर्सफुली ही जा रहे हैं, मतलब उनका मन नहीं है फिर भी वो जा रहे हैं। तो ऐसी ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन तो लोगों ने किया, लेकिन माइग्रेशन से लोगों पे क्या असर पड़ा, माइग्रेशन से लोगों पे अच्छा असर भी पड़ता है और बुरा असर भी पड़ता है। क्या क्या असर पड़ता है देखो, फर्स्ट है आपका, वेन पीपल शिफ्ट देयर प्लेस दे हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे उनको उनकी फैमिली लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, फैमिलीज अफेक्ट होती है, नई जगह जाती हैं, उनको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है ना, लोग उनके साथ एडजस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो घर के लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको हम अगर छोड़ के चले जाएंगे तो वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो मतलब अकेले रह जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम जिस जगह पे गए हैं वहाँ पे कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है, हमको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ये तो है कुछ नुकसान। अब माइग्रेशन के फ़ायदे भी होते हैं। क्या फ़ायदे होंगे बेटा, हम कहीं अच्छी जगह अगर जाएंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, है ना, हम कल्चरल इंटीग्रेशन सीखेंगे, मतलब हम लोगों के साथ मिलजुल के रहना सीखेंगे, कि चाहे बंगाली हो कोई भी हो, हम उनके साथ मतलब उनका भी कल्चर सीखेंगे, उनसे मतलब वो किस टाइप से रहते हैं, उनका रहन सहन सीखेंगे। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। और चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, तो बेटा इतने सालों में जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत चेंज हो गया है। पहले जो लोग होते थे वो जॉइंट फैमिलीज में रहना पसंद करते थे, और उस टाइम पे जो वुमेन्स होती थी, जो औरतें होती थी, दे वर कन्फाइंड टू होम। ठीक है, लोग औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और वो घर के कामों में बिजी रहती थी। जो भी घर के काम है, जैसे कपड़े धोना, साफ सफाई करना, ये सारी चीज़ों में वो लोग बिजी रहते थे। बट नाउ डेज उनको कोई मतलब पैसे कमाने का कोई हक नहीं होता था। दे आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड, मतलब वो घर के बाहर उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। बट नाउ डेज जो गर्ल्स हैं, दे आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अच्छा मतलब अच्छी अच्छी एजुकेशंस ले रही हैं। ठीक है, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, अच्छी जॉब्स करती हैं जाके, और वर्किंग वुमेन्स मतलब अब काम करती हैं। और ऐसे औरतों को हम बोलते हैं द वुमेन हु अर्न मनी फॉर देयर फैमिली, जो अपने घर के लिए पैसा कमाएं, ऐसी औरतों को हम बोलते हैं वर्किंग वुमेन्स। ठीक है, मैनी यंग बहुत सारे यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो कंट्रीज छोड़ के जाते हैं, बाहर जाते हैं और हायर एजुकेशन वो करते हैं। बेटा फैमिली स्ट्रक्चर एक और पर्पस से चेंज होता है। फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है जब कोई नया फैमिली में आता है, जब फैमिली से कोई जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है, जब एक लड़की है उसकी शादी होती है और वो शादी करके दूसरे घर जाती है तो भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, एक सदस्य कम हो जाता है। अगर एक बच्चा पैदा होता है, एक बेबी पैदा होता है, तो भी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपके फैमिली का मेंबर बढ़ जाता है। तो ये फैमिली मतलब चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है आपका फीलिंग एंड सेंसेस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंस ऑर्गन्स, सॉरी, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द फीलिंग्स, मतलब हमें किसके लिए क्या फीलिंग्स होती हैं और हम किस तरीके से मतलब हमारे जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, हमारे जो लाइक्स हैं, हम क्या चीज़ पसंद करते हैं, हमारी पसंद नापसंद जो है वो
उसको किस तरीके से हमारे आसपास की चीज़ें अफेक्ट करती हैं। बेटा जैसे हमारी जो लाइक्स डिसलाइक्स है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, वो ये चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ है फैमिली। फैमिली जो है वो हमारे लाइक्स डिसलाइक्स पे बहुत असर डालती है। ट्रेडिशंस है, ऑक्यूपेशंस है, मूड्स हैं। अब किस तरीके से ये हमें अफेक्ट करती हैं। बेटा हम किस टाइप की फैमिली में रह रहे हैं। अब पूरे दिन अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, तो हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक लॉयर का जो बच्चा है वो लॉयर ही बनना पसंद करेगा और वो एडवोकेसी में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। मोस्टली ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ये नहीं है कि कंफर्म ऐसा होगा ही कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, बट मोस्टली उसका इंटरेस्ट जो होगा वो उसी फील्ड में रहेगा। अगर एक लॉयर है तो लॉयर का जो बच्चा है उसका जो इंटरेस्ट है वो उसी फील्ड में जाएगा, क्योंकि घर में उसी टाइप की बातें होंगी, है ना, तो उसका इंटरेस्ट उसी जगह जाएगा। एक फिशरमैन जो है उसका उसका जो बच्चा है उसको फ़िश की स्मेल बहुत अच्छी लगेगी, बट हमको वो फ़िश की स्मेल मतलब जो दूसरा कोई है जो फिशरमैन का बच्चा नहीं है तो उसको उस फ़िश की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारे लाइक्स डिसलाइक्स वेरी करेंगे फैमिली के बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशन। आपका ट्रेडिशन कैसा है, मतलब आपका रहन सहन कैसा है, आपके ट्रेडिशंस में क्या है, आपके कल्चर क्या है, किस तरीके से आप क्या काम आप किस तरीके से करते हैं, ये हमारे कल्चर्स होते हैं। तो कल्चर्स भी हमें अफेक्ट करते हैं। जैसे साउथ इंडियंस होते हैं, है ना, तो साउथ इंडियंस जो हैं उनको कोकोनट की स्मेल बहुत पसंद होती है और अपने खानों में जो भी खाना बनाते हैं वो कोकोनट ऑयल में ही बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाँ मतलब जैसे अगर हम बात करें हमारे साइड के लोगों की, पीपल विच मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अनियन और गार्लिक पसंद नहीं होता है, प्याज लहसुन पसंद नहीं होता है, तो उनको जो प्याज लहसुन है उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, है ना। जैसे ब्राह्मण्स होते हैं तो उनको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम लोग अगर खाएंगे तो हम लोगों को प्याज लहसुन की स्मेल जो है वो बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन कैसे अफेक्ट करेगा हमें, तो बेटा जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स को अफेक्ट करता है। लाइक एक गार्बेज कलेक्टर जो है, जो कचरा इकट्ठा करता है, कबाड़ी वाला जो होता है, उसके घर में, क्योंकि ही कलेक्ट गार्बेज, वो गार्बेज कलेक्ट करते हैं और वो अपना टाइम पूरा दिन उसी में निकालते हैं, तो उनको गार्बेज की जो स्मेल है दे डू नॉट फाइंड दैट ऑफेंसिव, मतलब उनको उसकी आदत पड़ जाती है तो उनको उसकी स्मेल से कोई असर नहीं पड़ेगा। बट हमें उस चीज़ की स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं है, ठीक है। जैसे पीपल, ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में रह रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तो उनको वहाँ पे मेडिसिन की जो स्मेल आ रही है या जिस भी चीज़ की स्मेल आ रही है उनको उस चीज़ की आदत है, तो उनको उस चीज़ की स्मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम लोगों को उस चीज़ की स्मेल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हमारी ऑक्यूपेशन जो है वो भी हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स पर असर डालते हैं। फिर है मूड्स, मतलब हमारा मूड कैसा है वो भी हमारे लाइक डिसलाइक को अफेक्ट करेगा। जैसे वेकेशंस के टाइम पे बेटा हम लाउड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वेकेशंस है, छुट्टियां चल रही हैं, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो हम लाउड म्यूज़िक चलाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। लेकिन वही म्यूज़िक जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस टाइम पे हमें लाउड म्यूज़िक अगर सुनने को मिलेगा तो हमें वो चीज़ बहुत ही अनबियरेबल लगेगी कि मतलब अरे ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है और मतलब बहुत बुरा लग रहा है, ये सारी चीज़ें फील होंगी, है ना। नाउ सेंसिंग थिंग्स। बेटा हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और हम अपने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनको सेंस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। और ये सारी जो सेंस ऑर्गन्स है ये वर्क कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेन, क्योंकि एक्चुअल में जो ब्रेन है वो इन सारी चीज़ों को सेंस कर रहा है, मतलब वो सेंस ऑर्गन्स को हेल्प कर रहा है ये चीज़ें सेंस करने में, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो किसी भी चीज़ को सेंस करके और ब्रेन तक कमांड भेजते हैं। फिर ब्रेन हमें बताता है कि तुमने ये चीज़ देखी है, फिर वो उसको कमांड करता है देखिए या जो भी है टच करिए, तो वो आपको कमांड देगा कि आपको ऐसा वर्क करना है। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को सेंस करते हैं, इस तरीके से हम चीज़ों को फील करते हैं, ठीक है। यहाँ तक एक छोटा सा जो बच्चा है उसको भी सेंसेस होते हैं, उसको भी भूख लगती है, वो भी डिस्कम्फर्ट फील करता है। अगर उसको कुछ बीमारी है या कुछ दिक्कत है तो वो रोएगा, रो के अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा अपनी मदर से, ठीक है। और बेबीज़ जो हैं उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो मतलब उनके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, है ना, हम लोग नहीं समझ सकते। नाउ स्पेशल पीपल्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जो किसी ना किसी वजह से मतलब उनका जो सेंस ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम स्पेशल पीपल्स बोलते हैं, जिनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कोई पर्सन ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है, गूंगा हो सकता है, बहरा हो सकता है, तो इन लोगों को
स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनके काम को आसान करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप्स वगैरह हैं, आप वहाँ पे जाएंगे आपको आजकल इंक्लाइंड रैम्प्स मिलेंगे। जो रैम्प्स होते हैं ना इंक्लाइंड रहते हैं, उन सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, स्ट्रेट चलना होता है। तो वो इंक्लाइंड रैम्प्स जो होते हैं वो व्हील चेयर्स वालों के लिए होते हैं, ताकि वो प्रॉपरली मूव कर सकें, उनको क्लाइंब ना करना पड़े स्टेयर्स, क्योंकि जो व्हील चेयर है वो स्टेयर्स पे तो चल नहीं सकती, सीढ़ियों पे तो चल नहीं सकती है। ठीक है, उसके लिए इंक्लाइंड रैम्प्स बनाए जाते हैं। फिर जो डीटीसी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने जो बसेज हैं, लो फ्लोर बसेज इंट्रोड्यूस करी हैं, जिसमें जो हैंडीकैप्ड पर्सन है वो ईजिली अपना मतलब बोर्डिंग कर मतलब चढ़ सकें, इजीली चढ़ सकें। ठीक है, और इसके अलावा जो बसेज हैं उनमें रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए। आप जाइएगा कभी बस में तो हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए एक सीट रिजर्व्ड रहती है। ठीक है, वो हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए ही होती है। इसके अलावा हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए स्पेशल स्कूल स्टार्ट किए गए हैं, और जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं उन बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो फिजिकली चैलेंज पीपल को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब अपने उसमें मतलब जॉब देने में वो फिजिकली चैलेंज पीपल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने की हैं फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन्स, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हैंडीकैप्ड लोगों के जो मतलब इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। जैसे हेलन केलर है बेटा, हेलन केलर जो है शी इज़ द सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर ऑल चैलेंजेस, मतलब इन्होंने हर चैलेंजेस को पार किया है। बेटा ये जब 18 मंथ्स की थी तो इनकी जो साइट थी और एबिलिटी टू हियर, मतलब इनको सुनना और दिखाई देना दोनों ही बंद हो गया था। ओके, लेकिन इनकी एक टीचर थी एनी सुलिवान, जिन्होंने इनको साइन लैंग्वेज बोलना मतलब साइन लैंग्वेज यूज़ करना सिखाया। और 7 इयर्स ओल्ड की जब ये हुई तब मतलब जब ये 7 साल की थी तब इनको ये टीचर मिली थी। और आज मतलब अब जब हेलन केलर जब बड़ी हुई तो वो बहुत ही फेमस टीचर, ऑथर और इंस्पिरेशनल स्पीकर बनी, मतलब वो बहुत ही फेमस है। ओके, आप अगर उनके बारे में सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली उनके बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जो है बेटा ये इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1942 में। ओके, और ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में होता है, इंग्लैंड में एक जगह है ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये ब्रिटिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, मतलब ये फिजिक्स के बहुत बड़े एक वो है, मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब इनको फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और ये 7 टाइप की लैंग्वेजेस जानते हैं, ये 7 टाइप की लैंग्वेजेस जानते हैं बेटा। इनको एक डिजीज़ थी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ करके, जिसकी वजह से इनका कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता है, सिर्फ ब्रेन काम करता है, और ये व्हील चेयर पे चलते हैं। ठीक है, इनके हाथ पैर पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मतलब इनके हाथ पैर जो है वो इनके हिसाब से मूव नहीं कर सकते, मतलब ये कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर वॉइस, मतलब जो भी ये बोलना चाहते हैं वो कंप्यूटर कन्वर्ट करके उनको बताता है कि मतलब ये चीज़ बोलना है। तो ये कंप्यूटर की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छे लेक्चरर हैं। ओके, और इनकी जो बुक्स हैं वो मतलब बहुत ही फेमस बुक्स हैं। ठीक है, और ये करंटली मतलब आज के टाइम पे ये फिजिक्स पढ़ाते हैं एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस हैं और इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा काम किया हुआ है। नेक्स्ट है आपकी बेटा सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन जो है ये एक इंडियन एक्ट्रेस है, इनका जन्म हुआ था 1964 में। ये बहुत ही अच्छी डांसर थी, बट शी लॉस्ट हर लेग। इन्होंने 1981 में अपना जो पैर था वो खो दिया एक एक्सीडेंट में। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि डांस करना तो दूर, शी कैन नॉट मूव, मतलब वो चल भी नहीं सकती हैं, कभी चल भी नहीं पाएंगी। बट सुधा चंद्रन जो थी जब तक वो चलना नहीं सीख गई और डांस करना नहीं सीख मतलब डांस करना उन्होंने शुरू नहीं कर दिया, तब तक उन्होंने हार नहीं मानी एंड शी जस्ट ट्राइड इट, मतलब वो ट्राई करती रही कि मैं किसी भी तरीके से अपना जो डांस है उसको नहीं छोड़ूंगी। एंड नाउ टुडे आज के टाइम पे ये बहुत ही अच्छी डांसर है और आर्टिफिशियल लेग की हेल्प से ये चलना तो बहुत ही दूर की बात है, मतलब डांस भी कर पाती हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 और 2 था। कल हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4।